Good afternoon everyone. So today we are going to divide chapter 5 place of supply. मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि जितने भी प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शंस है वो कौन से एक्ट में है, आईजीएसटी एक्ट के अंदर. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स other than supply of goods imported into or exported from India. Section 11 of IGST Act 2017, place of supply of goods imported into or exported from India. Section 12 of IGST Act 2017, place of supply of services where location of supplier of service and the location of the recipient of services is in India. Section 13 of IGST Act 2017, place of supply of services where location of supplier or location of recipient is outside India. So section 12 and 13, these are related to place of supply of services. Section 10 and 11 are related to supply of goods. If you recollect, chapter 3 चार्ज ऑफ जीएसटी के अंदर हमने रिवाइज किया था सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी इंटरस्टेट सप्लाई, सेक्शन 8 ऑफ आईजीएसटी एक्ट इंटरस्टेट सप्लाई, सेक्शन 9 ऑफ आईजीएसटी एक्ट सप्लाई इन टेरिटरी वाटर. तो सेक्शन 7, 8, 9 हम लोग पहले रिवाइज कर चुके हैं चैप्टर 3 के अंदर. In this chapter we are going to revise section 10 and 11 which are pertaining to supply of goods, how we are going to determine in case of supply of goods place of supply. Section 12 and 13, these sections are going to guide us to determine the place of supply in case of supply of services. Remember मैंने आपको चैप्टर 1 में बोला था कि जीएसटी even though it is goods and services tax, तो goods और सर्विस दोनों के ऊपर क्या लगता है जीएसटी, बट बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल इन नेचर एंड सर्विसेज आर इनटेंजिबल इन नेचर, सो दैट्स व्हाई देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट प्रोविजंस फॉर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई. ओके, तो चलिए सेक्शन 10 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. बेसिकली domestic supply other than supply of goods imported into or exported from India means domestic supply. And remember section 10 is going to override section 7 subsection 1 of IGST Act 2017. ये हमने देखा भी था section 7 के रिवीजन के समय. Supply of goods is subject to section 10 and service is subject to 12 of IGST Act. So basically because section 10 is specific and section 7 is general in terms of इंटरस्टेट सप्लाई. ओके, तो ये तो जनरल प्रोविजन बताते हैं कि इंटरस्टेट सप्लाई हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन, बट सेक्शन 10 इज स्पेसिफिक दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स. सो दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू ओवरराइड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10. चलिए सबसे पहले सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज देयर. अब ये मूवमेंट हो सकता है सप्लाई करे, जैसे मान लीजिए मैं सप्लायर हूं, ओके, मैं सप्लायर हूं, रेसिपिएंट दिल्ली के अंदर है, तो या तो मैं उसके इधर डिस्पैच करूं, रेसिपिएंट बोलता है सर आप मैं दिल्ली गोडाउन में भिजवा दो, या तो सप्लायर करे यानी कि मैं मूवमेंट कर रहा हूं, या रेसिपिएंट जयपुर आता हो जयपुर से लेके जाता है, ठीक है, या फिर मान लीजिए रेसिपिएंट ट्रांसपोर्टर को एंगेज करता है कि भाई अमित जैन की प्लेस से आप पिकअप करो और मैं दिल्ली के गोडाउन में ड्रॉप कर दो. तो कोई भी मूवमेंट करे, बट देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स. नाउ गुड्स इज टेंजिबल इन नेचर, सो यू कैन गो बिहाइंड द गुड्स एंड सी द एंटायर जर्नी, लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर डिलीवरी टर्मिनेट्स टू द रेसिपिएंट. तो जहां भी डिलीवरी गुड्स की टर्मिनेट होती है, चाहे वो मूवमेंट कोई भी करे, सप्लाई करे, रेसिपिएंट करे या कोई भी दूसरा पर्सन करे, जहां गुड्स डिलीवर हो रहा है वो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई. अब मैं जयपुर का बंदा दिल्ली जाता हूं, मेरे को मालूम चलता है कि दिल्ली के अंदर लैपटॉप जयपुर के कंपैरिजन में सस्ते मिलते हैं, तो मैं दिल्ली के मार्केट में जाता हूं और एक लैपटॉप बाई करता हूं, ठीक है. दुकानदार मेरे को एड्रेस पूछता है क्या, नहीं, वो ये पूछता सर आप कहां के हो, नहीं पूछता, वो केवल लैपटॉप बेचने में लगा रहता है. तो इनवॉइस कट करेगा, वो दिल्ली लिखेगा, सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी डन इंटरस्टेट. लेकिन यू नीड टू इंटरलिंक विद दिस रूल 46 क्लोज ई.
तो अगर वही लैपटॉप मान लीजिए 50,000 रुपए से ज्यादा का है, मैंने 55,000 पे किए, देन शॉपकीपर हैज टू टेक एड्रेस फ्रॉम मी. So in that scenario, it is going to be interstate. Why? I am from Jaipur and supplier is in Delhi. So it is going to be interstate. IGST is going to be levied. ओके तो 50,000 या 50,000 से ज्यादा का है तो दुकानदार को फिर मेरे से एड्रेस लेना पड़ेगा. तो उस मामले में अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो भी कोई बात नहीं है, इंटरस्टेट हो जाएगा. तो दिस यू नीड टू इंटरलिंक. आपके बुक में भी ये हाईलाइट किया हुआ मैंने ब्लू कलर में. सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, bill to ship to model. What is this basically? Person who is ordering, let's say A, supplier B, but goods are delivered to C. So what is going to be the place of supply? Person who is ordering is A, supplier is B, and he is delivering the goods to C on the instruction of A, because A is the person who is ordering and he is only going to make the payment to B. So in this scenario, principal place of business of such third person. तो इसका जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वो क्या होगा? पीओएस. ऐसा होता है क्या? होता है. मान लीजिए मैं रेसिपिएंट हूं जिसने एक्चुअल में ऑर्डर दिया. ठीक है, तो मैंने ऑर्डर दिया, आपको ऑर्डर दिया. आप अहमदाबाद में हो, मैं जयपुर के अंदर हूं. तो मैंने ऑर्डर दिया कि भाई 1000 kg ऑफ XYZ मटेरियल मेरे को डिलीवर कर देना. इतने में मेरे को फोन आता है एक बॉम्बे के मेरे क्लाइंट से कि सर ये आपके पास 1000 kg है क्या? तो मैं बोलता हूँ हाँ है. तो बोला आप है ना मेरे को डिलीवर करवा सकते हो? मैं बोला हाँ हाँ ये रेट है. वो एग्री कर जाता है. तो मैं फिर आपको क्या बोलूंगा फोन करके, आप अहमदाबाद से जयपुर डिलीवरी करवाने की बजाय प्लीज डिलीवर इट टू बॉम्बे. सो इट इज गोइंग टू सेव टाइम and also transportation cost for me. So what you are going to do, you are going to bill to me and ship to Bombay, correct? So this is bill to ship to model. In this case the place of supply is going to be my place. Let's say my principal place of business in Jaipur, तो जयपुर होगा, इंटरस्टेट होगा ये. तो फ्रॉम गुजरात टू जयपुर. तो इसमें दो ट्रांजेक्शन हो गए. एक तो ट्रांजेक्शन आपके और मेरे बीच में हो गया, मान लीजिए आप सप्लायर है, ठीक है, सप्लायर बी. दूसरा ट्रांजेक्शन जो मैं सप्लाई कर रहा हूं बॉम्बे वाले को, वो हो गया. तो ये जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज बी होगा वो इस ट्रांजेक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है. इस ट्रांजेक्शन के लिए हमको क्या प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेगा? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए. ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे? सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज है. तो इसके हिसाब से क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो गुड्स कहां डिलीवर हो रहा? बॉम्बे. सो इट इज प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सेकंड ट्रांजेक्शन बिटवीन सी एंड ए इज गोइंग टू बी मुंबई. ठीक है, ओके. सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज सी, मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व. Then what is going to be the place of supply? Location of goods at the time of delivery to the recipient. मैं जनरेटर किराए पे देता हूं, जयपुर से जो भी लोकेशन आपकी होगी वहां किराए पे देता हूं. तो मान लीजिए आप इंदौर के हो, तो आप मेरे से जनरेटर किराए पे लेते हो. तो दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज, करेक्ट. एक साल बाद यू वुड लाइक टू बाय दैट जनरेटर फ्रॉम मी. तो इट इज ऑलरेडी विथ यू, इट इज इन योर कंट्रोल एंड पोजीशन. ठीक है, लेकिन टाइटल मेरे पास है, आई एम द ओनर. यू वुड लाइक टू बाई इट. तो मैं बोलता हूं ठीक है, ये रेट है, तो खरीदना तो खरीद ले. एंड यू एग्रीड फॉर दैट. तो मूवमेंट ऑफ गुड्स है नहीं, क्योंकि जनरेटर आपके पास पहले से ही है. Then what is going to be the place of supply? Location of goods at the time of delivery to the recipient. So it is already in Indore. So Indore is going to be the place of supply. अब मेरा क्या लोकेशन है? मेरा जयपुर. So obviously it is going to be interstate. Section 10 subsection 1 clause D. Goods are assembled or installed. So place of such installation or assembly. आपने एक मशीनरी बाई की, ओके. अब
उस मामले में आप उसको सप्लायर को बोलते हो कि भैया इधर इंस्टॉल करना है, मेरे को असेंबल भी करना है, इंस्टॉल भी इधर करना है। तो व्हाट इज गोइंग टू द प्लेस ऑफ सप्लाई? गुड्स ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबली। अब यहां आपको खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, या ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि काफी बार क्या होता है, जो असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड होते हैं उसके अंदर वर्स कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो अगर ये वर्स कॉन्ट्रैक्ट है, देन रिमेंबर अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 2 it is supply of services, so then you cannot apply section 10, because section 10 is basically to determine the place of supply for supply of goods. So what you are going to do, then you are going to apply either section 12 or 13. Remember, in case of worst contract, you are not going to apply section 10 because it is pertaining to supply of goods. You need to jump to provision of section 12 or 13. Section 10, subsection 1, clause E. Goods supplied on board a conveyance like vessel, aircraft, train or motor vehicle, then location in which such goods are taken on board. इसका एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है, तो हम लोग एग्जाम्पल 10 लेते हैं बुक के अंदर। बाकी भी एग्जाम्पल्स है, जैसे राजधानी ट्रेन का है या एयरक्राफ्ट का भी है, लेकिन हम लोग ये एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर एक्स ऑफ दिल्ली हैज सप्लाइड वॉचेज टू एयरलाइन एट दिल्ली एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये मिस्टर एक्स कहां सप्लाई कर रहा है? दिल्ली एयरपोर्ट पे सप्लाई कर रहा है। सच वॉचेज वर फर्दर सप्लाई टू पैसेंजर ड्यूरिंग देयर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू कोलकाता। वो सप्लाई कर रहा है दिल्ली एयरपोर्ट पे, लेकिन जो पैसेंजर को सेल किया गया या सप्लाई किया गया वो मुंबई टू कोलकाता फ्लाइट के बीच में किया गया। तो देयर आर टू ट्रांजेक्शन। मिस्टर एक्स सप्लाई कर रहा है एयरलाइन को दिल्ली एयरपोर्ट पे, तो उसके लिए मूवमेंट ऑफ गुड्स तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लोज ए अप्लाई करेंगे हम, और उसके हिसाब से क्या होगा? पीओएस दिल्ली। अब दूसरे के लिए क्या पीओएस होगा? गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस, लोकेशन इन विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। तो ऑन बोर्ड कहां लिया गया? दिल्ली एयरपोर्ट पे। तो इवन दो एक्चुअली इट इज सप्लाइड बिटवीन मुंबई टू कोलकाता जर्नी, बट इट इज टेकन ऑन बोर्ड एट दिल्ली एयरपोर्ट। So according to section 10 subsection 1 clause E, Delhi is going to be the POS. लेकिन अगर मान लीजिए आपने गलती से सबसेक्शन गलत लिख दिया है, क्लोज गलत लिख दिया, तो सबसेक्शन तो इसमें सब सेम ही है, आपने क्लोज गलत अप्लाई कर दिया, देन यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मार्क्स। तो पहली सप्लाई के लिए सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 क्लोज ए, बिकॉज मूवमेंट इज देयर। दूसरी सप्लाई के लिए बेसिकली बिकॉज गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, we are going to apply section 10 subsection 1 clause E. Section 10 subsection 2, where place of supply cannot be determined, so this basically empower the government to prescribe the manner. अभी तक तो ऐसी कोई सर्कमटेंसेज आई नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने अभी तक इस सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 के अंदर कुछ भी प्रेस्क्राइब नहीं किया है। सेक्शन 11 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। तो मैंने सेक्शन 10 के समय आपको क्या होता है, जब डोमेस्टिक सप्लाई है देन दैट टाइम वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 10। इन केस ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, विच सेक्शन वी आर गोइंग टू अप्लाई? सेक्शन 11। एंड रिमेंबर इन केस ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स टैक्स इज पेबल अकॉर्डिंग टू कस्टम लॉ। ओके, अकॉर्डिंग टू कस्टम लॉ। तो गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया, सेक्शन 11 क्लोज ए, लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर। तो मुंबई पोर्ट से आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंपोर्टर की लोकेशन एमपी है, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हमको मालूम है। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट क्या होता है? इंटर स्टेट। तो 50% तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 50% मुंबई को नहीं जाएगा, महाराष्ट्र को नहीं जाएगा, किसको जाएगा? एमपी, मध्य प्रदेश को। सेक्शन 11 क्लोज बी, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, लोकेशन आउटसाइड इंडिया। तो आपने इंडिया से जर्मनी एक्सपोर्ट किया तो क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई जर्मनी। और इंपोर्ट किया तो क्या होगा? अगर इंपोर्टर की प्लेस कहां है? एमपी के अंदर, तो क्या होगा? एमपी। सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017,
place of supply of services where location of supplier and recipient are in India. In case of goods, you can easily see journey of goods and you can determine the place of supply. But what about services? Services are intangible in nature. You cannot touch and feel. तो सेक्शन 12 के हिसाब से if both are in India, mean location of supply and recipient are in India, so we are going to determine place of supply according to section 12. Now remember, in chapter 1 we discuss about clause 70, clause 71 of section 2 of CGST Act 2017, location of the recipient of services and location of the supplier of services. दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है. यहाँ हम लोग को सप्लाई देखना है, यहाँ कहाँ रिसीव हुई सर्विसेज वो देखनी है. तो इफ रजिस्टर प्लेस ऑफ बिजनेस पे हुई है, then that is going to be the location of the recipient of services. If it is received at place other than registered place, so basically fixed establishment, तो वो location of the recipient of services. If it is received more than one establishment, then most directly concerned. और अगर इन तीनों से हमको आंसर नहीं मिलता है, देन यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ द रेसिपिएंट. तो हमको ऐसे जाना है. सबसे पहले क्लोज ए देखना, देन बी, देन सी, देन फाइनली क्लोज डी. सेम इन केस ऑफ लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज. यहाँ रिसीव की जगह हमको सप्लाई चेंज करना, ठीक है. और यहाँ रिसीव्ड एट ए प्लेस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ मेड फ्रॉम ए प्लेस ऑफ बिजनेस, इतना ही चेंज करना, बाकी डेफिनेशन रिमेन सेम. So if both supplier and recipient are India, then we are going to apply section 12 to determine the place of supply. Now remember, section 12 override the provision of section 7 subsection 3. Okay. So section 10 basically override provision of section 7 subsection 1, and section 12 override the provision of section 7 subsection 3. Section 12 subsection 1 basically say हमको section 12 कब apply करना है? When location of supplier and recipient both are in India, then we are going to determine the place of supply according to section 12. Remember, you don't need to focus on the nature of supply, कि क्या टाइप की सर्विस आपने प्रोवाइड किया. आपको ये देखना है कि लोकेशन रेसिपिएंट का सप्लायर का दोनों का इंडिया में है, इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ सर्विसेज और नेचर ऑफ सर्विसेज. यू आर गोइंग टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12. तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 से location of supply and recipient both are in India, then we are going to determine the place of supply of such services according to section 12. Section 12 subsection 2 basically residual section, आप बोल सकते हो residual subsection. First you need to see subsection 3 to subsection 14 of section 12 which are specific. उसमें type of supply of services दी हुई, nature of services basically. तो अगर उसके अंदर लिस्टेड है जिसके लिए आपको डिटरमाइन करना है प्लेस ऑफ सप्लाई, सो यू आर गोइंग टू अप्लाई रेस्पेक्टिव सबसेक्शन. इफ सच सर्विसेज इज नॉट लिस्टेड बिटवीन सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 14 ऑफ सेक्शन 12, यू आर गोइंग टू कम बैक एंड गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 2. So according to this section 12 subsection 2, if the recipient is registered, then place of supply will be location of such person. अगर पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट नहीं है, देन एड्रेस ऑन रिकॉर्ड सप्लायर के पास है तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा. और अगर वो भी नहीं है, देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर. आप देखोगे अधिकतर सेक्शन 12 के अंदर कि अगर पर्सन रजिस्टर्ड है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सच पर्सन. व्हाई? बिकॉज सिंपली इट इज पास थ्रू. रिमेंबर, इफ पर्सन इज रजिस्टर्ड देन ही कैन क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट. करेक्ट. तो इसलिए पास थ्रू होगा, इसलिए उन्होंने बोला कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई इस मामले में क्या है कि अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसकी लोकेशन, अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट है, देन दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. अगर रेसिपिएंट का एड्रेस नहीं है, देन लोकेशन ऑफ द सप्लायर. सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई, when between section 12 subsection 3 to subsection 14
you are not going to see the services for which you would like to identify place of supply. तो अगर वो listed नहीं है between subsection 3 to subsection 14, okay, of section 12, you are going to come back and apply residual subsection, basically subsection 2 of section 12. Okay, section 12 subsection 3, this subsection is basically related to immovable property. So clause A take care of directly in relation to immovable property, like architect providing the services, or interior decorator, surveyor, engineers, or real estate agent providing the services. In fact, even ancillary services are covered. Clause B take care of if you are suppose booking the room in hotel, in guest house. Clause C take care of if suppose for your brother or sister marriage you are booking the marriage hall. Now clause B and clause C also include ancillary services. So immovable property से related services है, and if such property is located in India, then location at which it is located or intended to be located. मान लीजिए बिल्डर इंजीनियर की सर्विसेज लेता है कि वो उसमें कैसे है ना अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करूं, देन इट इज गोइंग टू बी इंटेंडेड टू बी लोकेटेड. सो दैट्स वाई जहां भी वो बिल्डिंग आएगी दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. इफ सच प्रॉपर्टी इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, देन लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. गवर्नमेंट को टैक्स लगाना है तो आउटसाइड इंडिया, तो आप बोलोगे अरे सर सर्विस इज एक्चुअली provided outside India, it may be export of services. No, 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 no. Government would like to collect the tax because recipient and supplier both are in India. So that's why government said location of the recipient. तो आपने इंजीनियर को हायर किया, इंटीरियर डेकोरेटर को हायर किया टू कंस्ट्रक्ट वन फैक्ट्री इन सिंगापुर. So such engineer, such interior decorator, they are in India. You are in India. तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, तो आपकी जो लोकेशन होगी दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. इफ लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, तो अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि स्टेट वाइज ये बिलिंग होगी, देन दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर दैट रेस्पेक्टिव स्टेट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है. अगर कॉन्ट्रैक्ट इस बारे में अनक्लियर है, देन एज प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. कैसे गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया क्या? यस, रूल 4 के अंदर किया. इंफोसिस लिमिटेड लेमन ट्री के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है कि अगर मेरा एम्प्लॉय विजिट करता है जहां आपकी उस सिटी के अंदर, मान लीजिए आपकी होटल है, तो माय एम्प्लॉय इज गोइंग टू स्टे इन योर होटल एंड इंफोसिस लिमिटेड इज बेसिकली गोइंग टू पे पर नाइट दीज चार्जेस. एक एम्प्लॉय विजिट करता दिल्ली, ही स्पेंट 2 nights in Delhi, then for another 3 days or 3 nights he is staying at Kolkata, or according to contract the value of such supply is 20,000. So rule 4 say how you are going to apportion this on the basis of number of night stayed. ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टी, दिल्ली की अलग प्रॉपर्टी, कलकत्ता की अलग प्रॉपर्टी है, तो 2:3 रेशियो. तो वो दिल्ली स्टेट 8,000 एंड फॉर वेस्ट बंगाल, कोलकाता बेसिकली वेस्ट बंगाल 12,000. तो इस बेसिस पे लेमन ट्री इज गोइंग टू इनवॉइस. अब मान लीजिए एक ही स्टेट के अंदर एक प्रॉपर्टी है, तो हमने ऐसा देख लिया. अब एक होटल है जो महाराष्ट्र या गोवा के बॉर्डर पे, तो उसका 60% पोर्शन गोवा के अंदर और 40% पोर्शन महाराष्ट्र के अंदर. तो आप स्टेट वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे रेवेन्यू को? प्रोपोर्शन टू द एरिया ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइंग इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. तो मेरे एग्जांपल में क्या था, 60% गोवा में था, 40% महाराष्ट्र में. तो मान लीजिए 10,000 की बिलिंग होनी चाहिए. वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है? 10,000 की. तो 4,000 पर्टेनिंग टू गोवा और महाराष्ट्र एंड 6,000 pertaining to Goa. 60% property located in Goa state and 40% located in Maharashtra state. ओके, तो जितना जो पोर्शन गोवा में है उतने उसको रेवेन्यू मिलेगा, और जितना पोर्शन महाराष्ट्र स्टेट में उतना रेवेन्यू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मिल जाएगा. यू पीपल आर अवेयर अबाउट हाउस बोट इन केरला. अब
कोई टूरिस्ट आता है, वो केरल में हाउस बोट लेता है, और वो जो हाउस बोट है वो कुछ समय केरल के सी के अंदर निकालता है और कुछ वो गोवा या मान लीजिए कर्नाटका के सी के अंदर निकालता है। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट? तो बेसिस on the basis of time spent, okay, time spent by the boat or vessel in each such state or union territory, which is going to be basically declared by the service provider. तो माने सर्विस प्रोवाइडर बोलता है कि 22 घंटे केरल में था, 2 घंटे कर्नाटका में, and if the value of supply is 24,000, then 22,000 related to Kerala and 2,000 related to Karnataka. अब इसके अंदर एक सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू करके, सर्कुलर नंबर 48/22/2018, उन्होंने एक क्लेरिफाई किया है कि अगर मान लीजिए एससीजेड को कोई होटल वाला सप्लाई प्रोवाइड करता है, एससीजेड यूनिट एक होटल हायर करती है फॉर लेट एज्यूम कि एग्जीबिशन वो कोई हेल्ड कर रही है या बिजनेस से रिलेटेड कोई उसका सेमिनार है, तो उस मामले में वो इंटर स्टेट होगी कि इंटर स्टेट होगी? क्योंकि अभी हमने क्या डिस्कस किया, वेयर द प्रॉपर्टी इज बेसिकली लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो अगर इसके हिसाब से जाए, मान लीजिए होटल का रजिस्ट्रेशन उधर ही है, तो इंटर स्टेट हो गया। बट रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 क्लोज बी, इफ सर्विसेज हैज बीन प्रोवाइडेड टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट और डेवलपर or taken from SEZ unit or developer, then it is going to be interstate. So this is specific provision and this is general provision. So specific provision, basically section 7 subsection 5 clause B, obviously is going to prevail over general provision of basically section 12 subsection 3. It is going to prevail over. So obviously then such supply is इंटरस्टेट सप्लाई। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ऑथराइज जो ऑफिसर है एससीजेड का, ही शुड सर्टिफाई दैट सच सर्विसेज इज अवेल्ड फॉर ऑथराइज ऑपरेशन। ओके, इसके बाद सीबीआईसी ने एक और सर्कुलर इशू किया है, सर्कुलर नंबर 103/22/2019। तो इट इज बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोर्ट, जैसे साइडिंग ऑफ वेगन्स, अनलोडिंग ऑफ वेगन्स, ओके, कंटेनर का अनलोडिंग, स्टोरेज ये सब होता है, तो वो सब सर्विसेज पोर्ट प्रोवाइड करता है। तो क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ सीबीआईसी वाज वेदर सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 इज गोइंग टू बिकम एप्लीकेबल, या वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। तो सीबीआईसी सेड फॉर डिटरमाइनिंग सर्विसेज रिलेटेड टू पोर्ट, we are going to apply section 12 subsection 2 if recipient and supplier both are in India. If one of the person is outside India, then according to section 13 subsection 2 we are going to determine the place of supply. Section 12 subsection 4, restaurant and catering services, personal grooming, fitness, beauty treatment, healthcare including cosmetic and plastic surgery. Place of supply is going to be services where actually it is performed. रिमेंबर, जो यहाँ लिस्ट में लिखा हुआ है, यहाँ जो भी है रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, उसी के लिए हम लोग सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 अप्लाई करेंगे। मान लीजिए फोटोग्राफी सर्विसेज है, ये सेक्शन 12 सब सेक्शन 4 के अंदर मेंशन है? नहीं मेंशन है, देन ऑब्वियसली व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, क्योंकि ये बाकी सब सेक्शन में भी मेंशन नहीं है। सेक्शन 12 सबसेक्शन 5, सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्राइजल। तो रजिस्टर्ड पर्सन है, देन लोकेशन ऑफ सच पर्सन, ए पर्सन अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन, देन लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो इन्फोसिस लिमिटेड हायर करती है, मान लीजिए मेरे को मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, तो इन्फोसिस लिमिटेड इज रजिस्टर्ड पर्सन, तो जहां भी उनकी लोकेशन है दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब जहां भी इन्फोसिस बेसिकली जहां से वो सर्विस का मेरे को ऑर्डर दे रही है वो लोकेशन होगा। लोकेशन वेयर द एक्चुअली सर्विस, वेयर द सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म। अब मान लीजिए आप जो स्टूडेंट हो वो मेरे को हायर करते हो फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, नाउ यू पीपल आर अनरजिस्टर्ड, तो जहां भी ये बेसिकली
ये सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूंगा, मान लीजिए मैं पुणे के अंदर एक लोकेशन पे ये प्रोवाइड कर रहा हूं, देन दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 services provided by way of admission to a cultural, artistic, sporting, scientific, educational, entertainment event or amusement park or any other place and services ancillary thereto. Place where the event is actually held or where the park or such other place is located. SL word. तो SL word के आप टिकट खरीदते हो, तो जहां भी SL word है that is going to be the place of supply, where it is located. Section 12 subsection 7. So you need to differentiate basically between section 12 subsection 6 and section 12 subsection 7. क्योंकि मैंने देखा स्टूडेंट के काफी डाउट आते हैं मेरे को इस मामले में. सेक्शन 12 सबसेक्शन 7 टेक केयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहां तो बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है फॉर एडमिशन. रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस डेफिनेशन, एडमिशन. इफ यू आर चार्जिंग एनी प्राइस फॉर एडमिशन, ठीक है, तो वो भी बिजनेस है. तो ये तो एडमिशन के लिए है. तो जैसे आप कोई कल्चर इवेंट के अंदर जाना चाहते हो, आपको टिकट खरीदनी पड़ती है, तो देन यू आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 6. लेकिन वही कल्चर इवेंट के लिए कोई आप ऑर्गेनाइजर हायर करते हो, देन यू नीड टू अप्लाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 7. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट इवेंट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन रिलेशन टू ए कॉन्फ्रेंस फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन और सिमिलर इवेंट या एंसिलरी है इससे रिलेटेड, तो रजिस्टर पर्सन को प्रोवाइड की गई है, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन. अगर रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, देन इवेंट इज हेल्ड इन इंडिया, प्लेस वेयर एक्चुअली इवेंट इज हेल्ड. इफ इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, गवर्नमेंट को टैक्स लेना है, तो दैट्स व्हाई लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. रिमेंबर सेक्शन 12 व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई, व्हेन द सप्लायर एंड रेसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, तो रेसिडेंट इंडिया में ही है, तो टैक्स तो गवर्नमेंट को मिल जाएगा. अगर एक से ज्यादा स्टेट, यूनियन टेरिटरी में सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, तो एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से, नहीं लिखा हुआ है सो एज प्रेस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि आप सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 कब अप्लाई करोगे, जब ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल इवेंट एक्सेट्रा. उसी कल्चर इवेंट के अंदर एडमिशन के लिए जो टिकट प्राइस है, उसके लिए आप सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 अप्लाई करोगे. ये मैंने बुक में हाईलाइट भी करके रखा है. ओके, एक एग्जांपल है जो काफी अच्छा एग्जांपल, आप बुक में देख सकते हो, एग्जांपल 29. चलिए ये करते हैं. टैक्स ऑन गो. ए रजिस्टर्ड फर्म इन दिल्ली हायर्ड ABC एंड एसोसिएट रजिस्टर्ड इन मुंबई फॉर कंडक्टिंग taxation seminar in Marriott Hotel in Kolkata. Further, Bharat Limited, registered in Kolkata, offered to sponsor the entire seminar. Mr. Amit from Delhi, unregistered person, registered himself for the seminar. अब एक तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है, एक एडमिशन भी है और स्पॉन्सरशिप भी है. तो स्पॉन्सरशिप ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे, बेसिकली सब सेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 12. करेक्ट, स्पॉन्सरशिप ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें सप्लायर कौन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टैक्सेशन सेमिनार, ABC एंड एसोसिएट. रेसिपिएंट कौन है, टैक्स ऑन गो. ठीक है, तो इसके अंदर दोनों रजिस्टर्ड है रेसिपिएंट, तो he is registered, basically tax on go firm is registered in Delhi, so place of supply is going to be Delhi. Sponsorship services, तो इसमें सप्लायर कौन है, टैक्स ऑन गो है, और कौन स्पॉन्सर कर रहा है, बेसिकली भारत लिमिटेड इज गोइंग टू पे द मनी टू टैक्स ऑन गो, so भारत लिमिटेड इज स्पॉन्सरशिप प्रोवाइडिंग पर्सन. ओके, तो भारत लिमिटेड इज आल्सो रजिस्टर्ड. ये रजिस्टर्ड कहाँ है, कोलकाता में, तो कोलकाता. अब अमित जो दिल्ली का अनरजिस्टर्ड पर्सन है, वो इधर आता है टैक्सेशन सेमिनार में. हु इज प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, टैक्स ऑन गो. अमित कहाँ से है, दिल्ली से, अनरजिस्टर्ड है, लेकिन ये सेमिनार कहाँ हुआ है ये सेमिनार, कोलकाता के अंदर. ठीक है, तो सेक्शन हम लोग
एडमिशन के लिए कौन सा अप्लाई करेंगे? सेक्शन 12 सब सेक्शन 6, प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेस इज लोकेटेड। तो कोलकाता इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इन दोनों के अंदर हमने सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 अप्लाई किया, इसके लिए हमने सेक्शन 12 सब सेक्शन 6 अप्लाई किया। अब अगर मान लीजिए स्टेट वाइज आपका प्रेस्क्राइब नहीं किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, देन अकॉर्डिंग टू वाट एवर गवर्नमेंट प्रेस्क्राइब, तो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया रूल 5 जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो ये आप एग्जांपल देख लेना। सेक्शन 12 सब सेक्शन 8, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग बाय मेल और कोरियर। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज है। रजिस्टर पर्सन है तो बाय डिफॉल्ट आपको याद रखना है लोकेशन ऑफ सच पर्सन। मैंने क्या बोला था, पास टू है इसलिए लोकेशन ऑफ सच पर्सन। ए पर्सन अदर देन रजिस्टर पर्सन, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। तो आप मान लीजिए रजिस्टर पर्सन, आप कोरियर सर्विसेज अवेल करते हो, तो irrespective of pickup of the courier, whatever is your location, that is going to be the place of supply. आप अनरजिस्टर हो तो जहां वो कोरियर का एनवलप आप दोगे, that is going to be the place of supply. Okay, but if suppose goods are transported outside India, then place of supply is going to be the place of destination of such goods to promote the export. To promote the export, अगर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स आउटसाइड इंडिया है, देन रिमेंबर कीप इन माइंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। सेक्शन 12 सब सेक्शन 9, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सो इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, देन एज यूजुअल लोकेशन ऑफ सच पर्सन। इफ रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड, देन प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर ए कंटिन्यूअस जर्नी। कंटिन्यूअस जर्नी की डेफिनेशन हमने चैप्टर 1 के अंदर देखी थी। तो इंफोसिस लिमिटेड अगर बाई करती है तो जो भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, इंफोसिस लिमिटेड रजिस्टर, दैट इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ सपोज यू बाय द टिकट एंड यू आर नॉट रजिस्टर्ड, तो मान लीजिए आपने दिल्ली से चेन्नई की टिकट ली है, चाहे वो ट्रेन की ली हो या फ्लाइट की ली हो, तो यू आर गोइंग टू ऑन बोर्ड इन दिल्ली, सो दिल्ली इज गोइंग टू बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नाउ समटाइम एयरलाइन आल्सो इश्यू ओपन टिकट। व्हाट इज द ओपन टिकट? तो ओपन टिकट आप, मैं एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। इफ सपोज यू बाय द ओपन टिकट, एयरलाइन इज गोइंग टू पुट इन दैट ओपन टिकट द वैलिडिटी ऑफ दैट टिकट। So let's say it is from 10th April to 10th May. The validity of that ticket is 10th April to 10th May. तो अगर आपने वो टिकट खरीदी है तो आप किसी भी दिन इन डेट्स के बीच में आप ट्रेवल कर सकते हो किसी भी सेक्टर के अंदर। मान लीजिए आपको दिल्ली से चेन्नई जाना है या चेन्नई से मुंबई जाना है, जो भी सेक्टर आपको चूज करना, यू कैन चूज इफ सीट इज अवेलेबल ऑन एनी गिवन डे, ओके, यू कैन फ्लाई। ठीक है। अब जब ये ओपन टिकट एयरलाइन इश्यू करती है, उस समय उसको मालूम नहीं आप कौन सा सेक्टर चूज करने वाले हो, कौन सा सेक्टर चूज करने वाले हो। तो हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन देन प्लेस ऑफ सप्लाई? तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 9 यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 12, बेसिकली रेजिडुअल प्रोविजन। और रिटर्न जर्नी को हमेशा हम लोग ट्रीट करेंगे सेपरेट जर्नी के रूप में। ओके। सेक्शन 12 सब सेक्शन 10, सर्विसेज ऑन बोर्ड ए कन्वेंस इंक्लूडिंग ए वेसल, एन एयरक्राफ्ट, ए ट्रेन और ए मोटर व्हीकल। तो हमने सेक्शन 10 के अंदर डिस्कस किया था गुड्स सप्लाई। ठीक है, यहां सर्विसेज की बात है। तो लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। तो मान लीजिए आप एक फ्लाइट लेते हो फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता टू चेन्नई, तो दिस इज नॉट डायरेक्ट फ्लाइट। ठीक है, तो आप दिल्ली में ऑन बोर्ड होते हो। ड्यूरिंग द लेग ऑफ कोलकाता टू चेन्नई you watch one movie and you pay 100 rupees to the airline. ठीक है, so what is going to the place of supply? First schedule point of departure, दिल्ली। अगर मान लीजिए आप यहां ऑन बोर्ड नहीं हो रहे हो, आप कोलकाता में ऑन बोर्ड हो रहे हो, स्टिल प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी दिल्ली, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। ओके। सेक्शन 12 सब सेक्शन 11 related to telecommunication services.
तो फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन, लीज सर्किट, इंटरनेट, लीज सर्किट, केबल और डिश एंटीना। तो ये तो आप पता कर सकते हो कि कहाँ इंस्टॉल है, तो प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन। मोबाइल कनेक्शन एंड इंटरनेट ऑन पोस्टपेड बेसिस। पोस्टपेड बेसिस में आपको ऑब्वियसली मोबाइल कंपनी बिल भेजेगी, तो जो भी बिलिंग का एड्रेस है, जो भी बिलिंग का एड्रेस है वो, मान लीजिए आपने मोबाइल मुंबई के अंदर मोबाइल कनेक्शन लिया पोस्टपेड बेसिस पे, आप एड्रेस देते हो कोलकाता, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी, कोलकाता। इवन दो यू हैव टेकन मोबाइल कनेक्शन पोस्टपेड बेसिस इन मुंबई। ओके, प्रीपेड बेसिस पे क्या होगा, तो सेलिंग एजेंट और रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड और रिचार्ज वाउचर। तो मान लीजिए कोई आप रिटेलर को सप्लाई करते हो, देन एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एज पर द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर एट द टाइम ऑफ सप्लाई। एंड कस्टमर को बेसिकली फाइनल सब्सक्राइबर को सेल करते हो, तो लोकेशन वेयर प्री पेमेंट रिसीव्ड और सच वाउचर आर सोल्ड। अब तो हम लोग ऑनलाइन भी रिचार्ज कर सकते हैं, करेक्ट। Then in that scenario, location of the recipient of services on the record of supplier of services. In any other cases, if address of the recipient is per the record of the supplier of services is available, so address of the recipient is per the record of the supplier of services. If not available, then location of the supplier of services. अब जो लीज सर्किट लाइन है, if suppose that is installed in more than one state or union territory, और एक कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग दिया हुआ है कि भाई ये स्टेट वाइज ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उस स्टेट वाइज सप्लायर बिलिंग कर देगा। लेकिन मान लीजिए एक ही कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट है, देन हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एज प्रेस्क्राइब, गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर दिया है। तो रूल सिक्स तो रूल सिक्स बहुत सिंपल है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि लीज सर्किट लाइन है, मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उन्होंने लीज सर्किट लाइन इंस्टॉल किया। तो मान लीजिए ये जो लीज सर्किट है वो चेन्नई से मैसूर के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट हो गया चेन्नई के अंदर, एक पॉइंट हो गया मैसूर के अंदर। मैसूर आता कर्नाटका में और चेन्नई आता तमिलनाडु में। अगर कॉन्सोलिडेटेड अमाउंट 10,000 है, then 5,000 for Chennai and basically Tamil Nadu and 5,000 for Karnataka, मैसूर। अगर मान लीजिए इस लाइन के बीच में एक लोकेशन और है, जो इंटरमीडिएट लोकेशन है वो बेंगलोर। अगर बेंगलोर में सर्विस प्रोवाइड नहीं होती, मान लीजिए वो चेन्नई से लाइन बेंगलोर होते हुए मैसूर निकल जाती है, बेंगलोर इज एक्चुअली नॉट यूजिंग सच सर्विसेज, तो यही रहेगा। लेकिन बेंगलोर इज यूजिंग दैट, देन कर्नाटका में क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट, बेंगलोर एंड मैसूर, चेन्नई में 1, ठीक है। तो इस मामले में क्या हो जाएगा, 1:2 रेशियो हो जाएगा। तो 333 चेन्नई, तमिलनाडु, 666.67 कर दो, या अपन राउंड ऑफ में कर देते हैं कर्नाटका। ओके, सेक्शन 12 सब सेक्शन 12, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज टू एनी पर्सन। So location of the recipient of services as per the record of the supplier। तो मान लीजिए आप आईसीआईसी बैंक के क्लाइंट हो, तो यू आर आईसीआईसी बैंक क्लाइंट इन मुंबई ब्रांच। आप चेन्नई जाते हो किसी काम से और आपको डीडी इशू करवाना पड़ता है। तो डीडी इशू करवाने के लिए आप चेन्नई की जो आईसीआईसी बैंक की ब्रांच है उसमें जाते हो और डीडी इशू करवाते हो। नाउ आईसीआईसी बैंक ऑलरेडी हैव योर डिटेल्स, ठीक है, आप आईसीआईसी बैंक के कस्टमर हो। तो इवन दो यू आर अवेलिंग द सर्विसेज इन चेन्नई, प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी मुंबई ओनली, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर you are based out at Mumbai. But if suppose you are walk-in customer, you do not have any account with ICICI Bank and you pay in cash and request them to issue the DD, then in that scenario, location of the supplier of services. Section 12 subsection 13 insurance services to a registered person, location of such person
to a person other than registered person, location of the recipient of services on the record of the supplier of services. अब गवर्नमेंट ये मानती है कि इंश्योरेंस कंपनी हर मामलों में रेसिपिएंट की लोकेशन लेती है, लेकिन मैंने देखा है काफ़ी जगह वो नहीं लेती। जैसे ट्रेन की जब आप टिकट बुक करते हो तो आप ट्रेवल इंश्योरेंस लेते हो, मेरे को नहीं लगता कि वो पूरा जो IRCTC है उसमें आपको डालना पड़ता है। अगर वो उस हिसाब से रहता है कि जो आपने लॉगिन के समय, मतलब जब आपने यूजर आईडी क्रिएट किया तो उस समय आपने जो डिटेल दी उसके बेसिस पे वो करते हैं, तो मेरे को आइडिया नहीं है। सेक्शन 12 सब सेक्शन 14। So this subsection is basically dedicated for central government, state government, statutory body और local authority या यूनियन टेरिटरी, वो अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज लेती है तो दे आर द रेसिपिएंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो दिल्ली गवर्नमेंट एक एडवर्टाइजमेंट रन करती है दिल्ली के अंदर कि बॉस कोरोना का वैक्सीन लगाओ या आप मास्क लगाओ। ओके, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? ऑब्वियसली दिल्ली। लेकिन मान लीजिए आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन का एडवर्टाइजमेंट, सुना कि नहीं सुना? काफी बार रेडियो में भी आता है। कुछ दिन तो कुछ जा रही है गुजरात में, गुजरात टूरिज्म के लिए। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आई थिंक दे रन एंटायर इंडिया। तो इस मामले में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ है तो उस हिसाब से, अगर नहीं दिया है तो एज प्रेस्क्राइब। गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया क्या? ऑब्वियसली किया। रूल 3। अब स्टूडेंट बोलते सर ये याद करना पड़ेगा। बॉस इसमें ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, काफ़ी लॉजिकल है। जैसे इफ सपोज एडवर्टाइजमेंट गिवन इन न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एडिशन इन ईच स्टेट यूटी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। प्रिंटेड मटेरियल लाइक पैम्पलेट, लीफलेट, डायरीज, कैलेंडर, टी शर्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सच मटेरियल इन ईच स्टेट यूटी। होर्डिंग अदर देन दोज ऑन ट्रेन, तो होर्डिंग आप देख सकते हो कितनी स्टेट, किस स्टेट में कितने लगे हैं। तो होर्डिंग लोकेटेड इन ईच स्टेट यूटी। एडवर्टाइजमेंट प्लेस ऑन ट्रेन, अब ट्रेन तो एक स्टेट को बिलोंग नहीं करती तो वो तो रन करती रहती है। तो बेसिकली रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक इन ईच स्टेट यूटी फॉर दैट ट्रेन। तो मान लीजिए दिल्ली से मुंबई के लिए कोई ट्रेन है, तो रास्ते में दिल्ली, दिल्ली के बाद यूपी, यूपी के बाद राजस्थान, MP, गुजरात, फिर महाराष्ट्र। तो रेलवे ट्रैक की लेंथ कितनी, उसके बेसिस पे हम लोग जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई स्टेट वाइज निकालेंगे। एडवर्टाइजमेंट ऑन द बैक ऑफ यूटिलिटी बिल ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनी, तो बिल के अंदर तो एड्रेस होता है ना, तो बिलिंग एड्रेस के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कितने कंज्यूमर्स किस स्टेट यूटी में है। एडवर्टाइजमेंट ऑन रेलवे टिकट, तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ रेलवे स्टेशन इन ईच स्टेट यूटी। एडवर्टाइजमेंट ओवर रेडियो स्टेशन, तो द अमाउंट पेबल टू सच रेडियो स्टेशन विच बाय वर्च्यू ऑफ इट्स नेम इज पार्ट ऑफ ए स्टेट यूटी, तो ये आप एग्जाम्पल देख लेना इसका। एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी चैनल, अब टीवी चैनल तो क्या है कि मान लीजिए अक्रॉस इंडिया देन हाउ यू आर गोइंग टू डिटरमाइन। तो ये जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है वो पब्लिश करती है व्यूअरशिप डेटा। तो टोटल अमाउंट पेबल फॉर सच सर्विस, देन वी हैव द व्यूअरशिप डेटा लेट्स से स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज, तो हम उसका रेशियो निकाल के देन वी कैन फाइंड आउट कि ये स्टेट का अमाउंट इतना होगा, इस यूनियन टेरिटरी का इतना होगा। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है, ये जो ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है ये एक रीजन का डेटा पब्लिश करती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे इन्होंने डेटा पब्लिश कर दिया कि भाई व्यूअरशिप राजस्थान, यूपी, गुजरात, MP में टोटल 10 लाख, तो इट इज़ नॉट स्टेट वाइज कि राजस्थान में इतना, यूपी में इतना, गुजरात में इतना, MP में इतना, इन्होंने पूरा इस रीजन का दे दिया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन देखना है, जो लास्ट सेंसस है उसके बेसिस पे हम पॉपुलेशन देखेंगे, उसके बेसिस पे इनका रेशियो निकालेंगे। ओके, तो इट जस्ट ए मैच। अब कौन से टाइम का डेटा लेना है आपको, फिगर पब्लिश इन लास्ट वीक ऑफ प्रीसीडिंग क्वार्टर शैल बी यूज फॉर सक्सीडिंग क्वार्टर। फिर ऐसे सिनेमा हॉल का, तो सिनेमा हॉल तो यू कैन इजीली सी, तो अमाउंट पेबल टू ए सिनेमा और स्क्रीन इन मल्टीप्लेक्स इन ए स्टेट यूटी, बिकॉज यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कितने मल्टीप्लेक्स इधर है, इतने मल्टीप्लेक्स इधर है, ये सिनेमा हॉल है। एडवर्टाइजमेंट ओवर द इंटरनेट, तो इंटरनेट में अगर एडवर्टाइजमेंट दिया है तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू एज्यूम दैट
सर्विसेज हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल ओवर इंडिया। तो ऑल ओवर इंडिया तो हमको फिर जो भी सर्विस है वो स्टेट यूटी जितने भी इंडिया के अंदर है सबके अंदर प्रोपोर्शनेट करनी है। कैसे करनी है? टोटल अमाउंट पेबल फॉर सच सर्विस इनटू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ इंटरनेट सब्सक्राइबर इन कंसर्न स्टेट यूटी। जो ट्राई पब्लिश करता है और कौन सा डेटा लेना, फिगर पब्लिश फॉर लास्ट क्वार्टर ऑफ प्रेसिडिंग फाइनेंशियल शेल बी यूज फॉर सक्सीडिंग FY। अगर ट्राई ने भी एक रीजन का पब्लिश किया तो फिर हम लोग ये वाला फार्मूला अपनाएंगे। फिर 3I एडवर्टाइजमेंट थ्रू SMS। तो SMS में भी ट्राई है। तो टोटल अमाउंट पेबल फॉर सच सर्विस इनटू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर इन कंसर्न स्टेट और यूटी। जो ट्राई पब्लिश करेगा कौन सा लेना हमने, प्रेसिडिंग क्वार्टर शेल बी यूज फॉर सक्सीडिंग क्वार्टर। अगर ट्राई ने एक रीजन का पब्लिश किया तो यही हम लोग ये रेशियो ऐसे, मतलब बेसिकली रेशियो हमको ऐसे डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन 12 कंप्लीट होता है। सेक्शन 13 ऑफ IGST एक्ट। वी आर गोइंग टू यूज सेक्शन 13 प्रोविजन व्हेन सप्लायर और रेसिपिएंट लोकेशन इज आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब क्या? बहुत सिंपल है। मान लीजिए लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, recipient in India, so both are in India, then which section provision we are going to apply? Section 12 to determine the place of supply of services. In case location of service provider in India but location of service recipient outside India, then we are going to apply section 13 provision, not section 12. या फिर सर्विस प्रोवाइडर आउटसाइड इंडिया और रेसिपिएंट इन इंडिया है, देन आल्सो वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13। तो अगर दोनों में से एक बाहर है, देन रिमेंबर यू आर नॉट सपोज टू अप्लाई प्रोविजन रिटर्न इन सेक्शन 12, यू आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 से दोनों में से एक बाहर है, प्लीज अप्लाई सेक्शन 13। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 क्या है? रेजिडुअल प्रोविजन। ओके, रेजिडुअल प्रोविजन। सो फर्स्ट यू नीड टू सी फ्रॉम सबसेक्शन 3 टू सबसेक्शन 13। रिमेंबर यहां कितने टोटल सबसेक्शन है? 13। सेक्शन 12 के अंदर कितने सबसेक्शन है? 14। ठीक है, तो पहले आप सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 13 तक देखोगे कि जो भी आप सर्विस के लिए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करनी है, क्या वो लिस्टेड है? नहीं, देन यू आर गोइंग टू जंप बैक टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 to determine the place of supply of services. So according to section 13 subsection 2, location of the recipient available in the ordinary course of business, then location of the recipient is going to be the place of supply. Location of the recipient is not available in the ordinary course of business, then location of the supplier of services. ठीक है, section 13 subsection 3, services supplied in respect of goods which are required to be made physically available by the recipient of services to the supplier of services. ठीक है, तो उस मामले में क्या होगा? लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म फ्रॉम रिमोट लोकेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा, मेरी ऑफिस का सर्वर काम नहीं कर रहा, तो आप लोग मालूम है कि ये लैपटॉप को ठीक करना या फिर सर्वर को ठीक करने के लिए जो भी सर्विसेज होती है वो रिमोट लोकेशन से भी प्रोवाइड हो सकती है। ठीक है, तो अगर ये रिमोट लोकेशन से प्रोवाइड हो रही है, देन लोकेशन वेयर गुड्स आर एक्चुअली सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो मेरा लैपटॉप खराब हो गया, मेरा सर्वर खराब हो गया, आई एम इन जयपुर। ओके, ये सर्वर और लैपटॉप जयपुर में है और सर्विसेज मान लीजिए आउटसाइड इंडिया से प्रोवाइड हो रही है। सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइडर है जो मेरा लैपटॉप ठीक करेगा या सर्वर ठीक करेगा, ही इज गोइंग टू take control of my laptop or server and going to provide me services. If he is providing from outside India, क्या होगा? जयपुर इज गोइंग टू बी द लोकेशन, क्योंकि गुड्स कहाँ है? बेसिकली लैपटॉप या सर्वर कहाँ है? जयपुर के अंदर। रिमेंबर मैंने आउटसाइड इंडिया सप्लायर क्यों बोला? क्योंकि रेसिपिएंट इंडिया के अंदर है। तो सेक्शन 13 अप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सप्लायर को बाहर भेजना पड़ेगा। अगर दोनों इंडिया में है, देन वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13, वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 12। गुड्स टेम्पररी इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर रिपेयर्स फॉर एनी अदर ट्रीटमेंट और प्रोसेस एंड आर एक्सपोर्टेड बैक आफ्टर सच रिपेयर और ट्रीटमेंट और प्रोसेस। तो मान लीजिए जैसे इंडिया इज नोन फॉर डायमंड वर्क, तो एक रेसिपिएंट बेसिकली हु इज द पर्सन located outside India would like to avail the cutting services or finishing services of the diamond.
तो वो क्या करता है, इंडिया में डायमंड बेचता है, उसके ऊपर जो भी टेक्निकल बंदा है, जो इसमें मास्टर है, जिसको मास्टर ही इज गोइंग टू कट द डायमंड, और जो पॉलिशिंग या फिनिशिंग जो सर्विसेज है वो उसको प्रोवाइड करके वापस डायमंड को भेज देगा। तो इसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन होगी? तो फॉर दिस सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल। We are going to determine the place of supply according to the residual provision section 13 subsection 2. सीबीआईसी ने इनफैक्ट सर्कुलर भी इशू किया इसके लिए, सर्कुलर नंबर 103/22/2019। उसमें उन्होंने बोला कि जैसे अनपॉलिश डायमंड है, इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज है, पॉलिशिंग सर्विसेज, कटिंग सर्विसेज, तो यू आर नॉट गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लोज ए, यू आर गोइंग टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2, बेसिकली रेजिडुअल प्रोविजन। With services supplied to an individual either as recipient or acting on behalf of others where his physical presence is required with the supplier। तो इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं। तो बेसिकली इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। तो इसका एग्जांपल देखिए, जो एग्जांपल 59 है मेरी बुक के अंदर। ए मॉडलिंग एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट विथ ए ब्यूटी पार्लर फ्रॉम यूएसए फॉर ब्यूटी ट्रीटमेंट ऑफ 20 मॉडल्स। तो रेसिपिएंट कौन है? मॉडलिंग एजेंसी। ब्यूटी पार्लर बेसिकली इज सर्विस प्रोवाइडर। तो प्रोवाइडर इज आउटसाइड इंडिया, so obviously we are going to apply then section 13 to determine the place of supply। लेकिन जो यहाँ एक्चुअली जो सर्विसेज किसको मिल रही है, here is a situation where the modeling agency is receiver of the service but the service is actually rendered to the models। This transaction will also qualify to be covered under section 13 सब सेक्शन 3 क्लोज बी ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। और इसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? जहां सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म की गई। ठीक है, तो ये एग्जांपल है इसका क्लोज बी का। सर्विसेज सप्लाई टू एन इंडिविजुअल ईदर एज ए रेसिपिएंट, या तो वो इंडिविजुअल खुद ही रेसिपिएंट है, या और एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स वेयर हिज फिजिकल प्रेजेंस इज रिक्वायर्ड। ओके, फिर एक सर्कुलर नंबर 118/37/2019 है, बहुत अच्छा सर्कुलर है। नाउ इंडिया इज बेसिकली नोन फॉर सॉफ्टवेयर डिजाइन एटसेट्रा। अब इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं, ओके, वो भी इंडिया में काम करती है। वो क्या करती है? बेसिकली वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। अब उन सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद टेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, तो उनको एक प्रोटोटाइप अवेलेबल कराया जाता है जिससे कि वो टेस्टिंग कर सके कि भाई सॉफ्टवेयर बरोबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब सीबीआईसी के सामने क्वेश्चन आया कि भाई इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करोगे? तो सीबीआईसी बोला दिस इज बेसिकली कंपोज सप्लाई, जहां आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो और बाद में उसकी जो भी सैंपल प्रोटोटाइप है उसके थ्रू आप टेस्टिंग करते हो कि वो सॉफ्टवेयर बरोबर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सीबीआईसी ने बोला बॉस ये सप्लाई ऑफ सर्विस ही है, क्योंकि ये तो कंपोज सप्लाई है। ठीक है, अब इसके लिए हमको सेक्शन 12 अप्लाई करना है, सेक्शन 13 करना है। सेक्शन 13 होगा अगर एक बंदा बाहर है। अब जो प्लेस ऑफ सप्लाई हम सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 क्लोज ए के हिसाब से करेंगे या किसी और सब सेक्शन के हिसाब से करेंगे। तो सीबीआई ने क्लेरिफाई किया कि फॉर दिस वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 क्लोज ए to determine the place of supply। Section 13 subsection 4 services relating to immovable property, so place where the immovable property is located or intended to be located। ठीक है, ये इसमें होटल वोटल भी शामिल है, तो ये तो हमने सेक्शन 12 में देखा ही था। सेक्शन 13 सबसेक्शन 5 सर्विसेज रिलेटिंग टू इवेंट, so place where the event is actually held। Section 13 subsection 6 services provided at more than one location including location in taxable territory for services referred in section 13 subsection 3 या 4 जो immovable property का subsection 5 which is basically event से related है, location in the taxable territory so that government can get the tax। Section 13 subsection 7, लेकिन अगर मान लो वो एक से ज़्यादा स्टेट या यूटी में है तो क्या है? अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लियर कट लिखा हुआ है कि ये वैल्यू है स्टेट यूटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैल्यू हो जाएगी। अगर नहीं लिखा है तो प्रोपोर्शनेट। अब प्रोपोर्शनेट कैसे करना है? रूल 7 ऑफ आईजीएसटी रूल्स। तो
according to subsection 7 of section 13, if suppose nothing is provided in the agreement, then what you are going to do as prescribed. तो गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कहाँ किया? रूल 7 के अंदर. So if suppose services are related to subsection 7 of section 13. Now remember subsection 7 of section 13 basically refer to subsection 3, 4, 5. तो subsection 3 किससे रिलेटेड है? याद आया? ठीक है, तो इससे रिलेटेड है. इफ सपोज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड रिलेटेड टू द सेम गुड्स, देन इक्वली डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ द सर्विस इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी. एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए टेस्टिंग ऑफ ए ड्रेजिंग मशीन है, तो प्रोवाइडर कौन है? कंपनी सी विच इज लोकेटेड इन कोलकाता. सर्विस कहाँ प्रोवाइड की है उसने? उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में. और मान लीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई इन टोटो इज 10,000. तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? 5,000 उड़ीसा, 5,000 आंध्र प्रदेश. If suppose supply of service is related to different goods, then what we are going to do? We are going to take the invoice value of goods ratio. So let's take another example. Company C जो सर्विस प्रोवाइडर है वो दिल्ली में है. रेसिपिएंट मिस्टर एक्स है. जो ये दिल्ली में कंपनी सी है, बेसिकली ही इज प्रोवाइडिंग सर्विसिंग ऑफ कार सर्विस. तो जो कार उसने सर्विस की है, एक कार मैन्युफैक्चरर जे की है, दूसरी कार मान लीजिए दूसरे मैन्युफैक्चरर की है. तो फर्स्ट कार की वैल्यू मान लीजिए इनवॉइस वैल्यू है 5 लाख रुपये, दूसरी कार की वैल्यू है 10 लाख रुपये. तो अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई जो सर्विसिंग कार उसने की है उसकी वैल्यू मान लीजिए 20,000 है, तो हम 20,000 को क्या करेंगे? 1:3, 1:2, 5 लाख, 10 लाख. अब ये मान लीजिए S1 स्टेट है, ये S2 स्टेट है. तो बेसिकली 20,000 यानी 6,666 स्टेट 1 में जाएगा और बाकी का अमाउंट स्टेट 2 में जाएगा. इफ सच सर्विसेज सप्लाइड टू इंडिविजुअल, देन वी आर गोइंग टू अडॉप्ट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. देन रूल 8 सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 13 विच इज बेसिकली रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 4. इसके मामले में अगर एक से ज्यादा स्टेट है तो क्या होगा? हमने रूल 4 देखा था. तो बेसिकली रूल 8 से रूल 4 यू आर गोइंग टू अप्लाई मुटाटिस मुटांडिस. तो रूल 4 तो हमने पहले ही देख लिया था. ओके. फिर रूल 9 अगेन सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 13 जो एडमिशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट इवेंट है. तो बेसिकली ये कौन सा सबसेक्शन है? सबसेक्शन 5. तो इस मामले में भी हमने एक रूल देखा था पहले, वो कौन सा था? रूल 5. तो रूल 5 इज गोइंग टू बी अप्लाइड मोटाटिस मोटांडिस, जो हमने पहले रेफर कर लिया था सेक्शन 12 के डिस्कशन के अंदर किया था ना. So this rule is going to be applicable. Section 13 subsection 8 services supplied by a banking company or a FI or a NBFC to account holder, intermediary services या services consisting of hiring of means of transport including yacht but excluding aircraft and vessel up to a period of 1 month. Very simple, location of the supplier of services. अब इसमें आपको खास तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि ये लिखा है अप टू ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी अप टू ए पीरियड ऑफ 1 मंथ है तब तो ये सबसेक्शन अप्लाई होगा सबसेक्शन 8. मान लीजिए अगर एग्रीमेंट 1 महीने से ज्यादा का है, देन ऑब्वियसली सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 डज नॉट कवर. देन यू नीड टू जंप टू सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 रेजिडुअल सबसेक्शन टू डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई. सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स other than by way of mail or courier. Remember, other than by way of mail or courier, place of destination of goods. यानी कि मेल और कोरियर के थ्रू अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो आप क्या करोगे? तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 9 डज नॉट अप्लाई हियर. यू नीड टू अप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 2. सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बहुत सिंपल है. Place where the passenger embarks on the conveyance for a continuous journey.
सेक्शन 13 सबसेक्शन 11 सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस ड्यूरिंग the course of a passenger transportation operation including services intended to be wholly or substantially consumed while on board. So first schedule point of departure of that conveyance. Section 13 subsection 12 OIDR services. So location of the recipient of services. अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि OIDR सर्विसेज अगर रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की गई है तो कौन टैक्स पे करेगा? रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की गई है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड की गई है, अनरजिस्टर्ड मतलब मान लीजिए जो इंडिविजुअल है सब है वो बिजनेस से रिलेटेड मत मानिए, ठीक है, उनको प्रोवाइड की गई है नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, तो उस मामले में OIDR को इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना है। अगर इफ सपोज सच OIDR सर्विस प्रोवाइडर इज आउटसाइड इंडिया, सच OIDR हैज टू टेक द रजिस्ट्रेशन इन इंडिया एंड नीड टू पे टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज। अब इंडिया में लोकेशन है रेसिपिएंट की, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बेसिकली ऑन सेटिस्फाइंग एनी टू नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी कंडीशन आउट ऑफ सच 7 कंडीशन जो यहाँ लिखी हुई है, द सर्विस रेसिपिएंट इज डीम्ड टू बी लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी बेसिकली इंडिया। लाइक रेसिपिएंट गिव्स एन इंडियन एड्रेस, पेमेंट इज सेटल्ड बाय एन इंडियन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एनी अदर कार्ड, रेसिपिएंट प्रोवाइड इंडियन बिलिंग एड्रेस, the computer used by the recipient has an Indian IP address, or the recipient uses an Indian bank account for payment, the country code of the subscriber identity module card used by the recipient of service is of India, the recipient received the service through an Indian fixed line. तो अगर इनमें से 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी then we are going to assume that location of the recipient is basically India. Okay. Section 13 subsection 13, this basically subsection empower the government that in case of double taxation, so that it can prevent or non-taxation of the supply of service or the uniform application of rules, the government shall have the power to notify any description of services or circumstances in which the place of supply shall be the effective use and enjoyment of a service. तो गवर्नमेंट ने ये पावर यूज किया एंड दे हैव इशूड दिस नोटिफिकेशन नंबर 4 2019 IT डेटेड 30th September 2019। तो इसमें एक तो जो सप्लाई ऑफ सर्विस है विच इज बेसिकली रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज रिलेटेड टू द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। अब कोरोना वायरस के बाद आपको ये तो मालूम चल ही गया होगा कि इंडिया इज डूइंग वेरी गुड इन केस ऑफ फार्मा, ठीक है। अब इंडिया में क्योंकि कॉस्ट कम है इसलिए नॉर्मली द फॉरेन कंपनी दे आउटसोर्स टू इंडिया। अब जब वो आउटसोर्स करती है तो जो सर्विसेज एक्चुअली जो परफॉर्म होती है वो इंडिया के अंदर होती है। अब इस वजह से ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होती। रिमेंबर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस डेफिनेशन क्लोज 6 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ IGST एक्ट 2017, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज लोकेटेड इन इंडिया। तो फार्मा कंपनी मान लीजिए इंडिया में है, रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो जो फॉरेन कंपनी आउटसोर्स कर रही है वो इंडिया के बाहर है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आउटसाइड इंडिया ये नहीं हो रहा है क्योंकि मान लीजिए हैदराबाद के अंदर वो रिसर्च हो रहा है, फॉरेन करेंसी में पेमेंट आ रहा है या इंडियन करेंसी में भी आ रहा है लेकिन RBI परमिट करती है और वो डिस्टिंक्ट पर्सन बेसिकली नहीं है, तो चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड है ये नहीं हो रही, तो इसकी वजह से ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा। अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगा तो आप GST लगाओगे, GST लगाओगे तो ये जो सर्विसेज हमको बेसिकली हमको मिल रही है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि बिकॉज ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्सेज वी आर गेटिंग दिस बिजनेस, ठीक है। अगर हम उसके ऊपर GST लगाएंगे तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो गवर्नमेंट ने भी ये बात समझी एंड फाइनली दे सेड कि बाकी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, चल ये एक जो थर्ड वाली कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होती। अगर ये थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही बाकी चारों हो गई, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। तो बेसिकली आउटसाइड इंडिया हो गया ना, क्योंकि जो रेसिपिएंट है वो आउटसाइड इंडिया है फॉरेन कंपनी, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया।
तो इन्होंने बोला क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, बाकी सब हो गया, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में जो सर्विसेज परफॉर्म हो रही है वो इंडिया के अंदर हो रही है। तो गवर्नमेंट ने जो सेक्शन 13 सब सेक्शन 13 उनको एम्पावर करता है, उस पावर को यूज किया, वो बोला कि बॉस बाकी सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देन इट इज गोइंग टू बी एज्यूम दैट प्लेस ऑफ सप्लाई इज गोइंग टू बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। तो आप ये मान के चलिए फिर ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। तो इंडियन फार्मा कंपनी बेसिकली कैन एंजॉय बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट। Supply of maintenance, repair or overall service in respect of aircraft, aircraft engine and other aircraft component or parts supplied to a person for use in the course of furtherance of business। तो इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। ओके, तो इसके लिए भी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। अब आपको याद होगा कि एक सर्कुलर है विच इज रिलेटेड टू सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज बाय अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इस सर्कुलर के हिसाब से अगर, क्योंकि आप अंतरिक्ष में भेज रहे हो, तो जो सैटेलाइट है तो वो तो आउटसाइड इंडिया, क्या आउटसाइड वर्ल्ड जा रहा है, ठीक है, अर्थ के बाहर ही जा रहा है। तो इसके अंदर क्या था कि भाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हम कब बोलेंगे? जब मान लीजिए जो रेसिपिएंट है वो आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के अंदर ही है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि बॉस इट इज गोइंग टू बी place of supply according to section 12 subsection 8, then that time we are going to apply section 12 subsection 8 to determine the place of supply, and according to that CGST, HGST, UTGST और IGST is going to become applicable। अब इसको आपको इंटरलिंक करना है, इंटरलिंक करना है। जो एक अमेंडमेंट है जो हमने चैप्टर 4 के अंदर देखा, जो मई 2021 के लिए 19C, सीरियल नंबर 19C, सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज सप्लाइड बाय एन by ISRO, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन लिमिटेड और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इट इज एग्जम्प्ट, इट इज एग्जम्प्ट। प्रीवियसली ये एग्जम्प्ट नहीं था, अब ये गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया। ओके, अब एक स्टूडेंट ने मेरे को डाउट पूछा था कि सर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई है तो इसके लिए कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है। तो टाइप ऑफ सप्लाई के बेसिस पे यू आर गोइंग टू अप्लाई रेस्पेक्टिव सेक्शन। ओके, so this and revision of chapter 5. Thank you very much. Bye bye. All the best.